हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में CT8 कक्षा 6 to 8 पेपर 2 7 जुलाई 2019 को हुए एग्ज़ाम में सामाजिक अध्ययन से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये सेट नंबर मेरा है 11। इससे पहले ऑलरेडी हमने 10 सेट करा रखा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। और इसका रीजन में दिया हुआ है कि भारत ग्रीनविच के पूरब में 82°30 पूरब में स्थित है। दिए गए विकल्पों का सही विकल्प का चयन करना है। ए गलत है, आर सही है, या ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या एक ही कर रहा है, या फिर ए आर दोनों सही लेकिन ए आर एक सही की सही व्याख्या नहीं है एक ही, या फिर ए सही और बी गलत है। आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या इसका होना चाहिए सही आंसर। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए, इसका जो पहला दिया हुआ है कथन, वो लिखा है कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीनविच से, यानी जो लंदन से, हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। जो हमारा जो मानक रेखा है वहाँ लंदन से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। और ये याद अध्ययन में रखना है, 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ पे 2 बज रहा है, तो 2 घंटा में 2 बजे से यदि 5.5 घंटा का एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, हम आगे हैं, तो 5 2 7 7:30 हो जाएगा, ठीक है। तो 7:30 का समय तो दिया हुआ है, ये तो सही दिया हुआ है। और अपराह्न भी, अपराह्न दोनों जगह दिया हुआ अपराह्न, तो ये भी पॉइंट सही है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री वो क्रॉस कर जाता है, ठीक है। समय आगे निकल जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल मेरा कितने घंटे बात हो रहा है यहाँ पे? 5.5 घंटा। तो 5 घंटा में कितना मिनट? 6 × 5 = 30, 300 मिनट, और प्लस में आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो हम कह सकते हैं कितना हो गया? 330 मिनट हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, हम डिग्री में चेंज करें कि तो फिर हमारा भारत का जो मानक रेखा वो कहाँ पे है? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये कितना निकल गया? ये निकल गया 330 मिनट। और हमें पता है कि 4 मिनट में 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 8 = 32, और 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, यानी कि 82.5, यानी 82.5 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे कि सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है कि भारत ग्रीनविच के पूरब में 82°30 पूरब में स्थित है। तो ये भी पॉइंट सही है। पूरब में है इसलिए हम आगे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे समझिए कि हमारा ये पृथ्वी कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और भारत मेरा यहाँ पे है, और ये यहाँ पे ग्रीन, मान लो कि ये यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री है, और यहीं पे ग्रीनविच है, और यहाँ से हमारा भारत कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। और किधर है? ये पूरब साइड में है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि भारत ग्रीनविच के पूरब में 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। तो हाँ, पूरब में स्थित है, 82.5 डिग्री भी आगे है। 5.5 घंटा मतलब 82.5 डिग्री मैंने यहाँ निकल दिखाया अभी। तो ये भी पॉइंट सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। भारत क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर सही व्याख्या एक ही है। तो आर का जो व्याख्या है वो एक का है? नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर यहाँ पे 2 बज रहा है तो भारत में 7:30 बज रहा है, उसकी वजह से 82.5 डिग्री पर इंडिया है, ऐसा तो नहीं है। अगर 2 बजे अपराह्न लंदन में 2 बज रहा है, और यहाँ पे देखेंगे कि भारत में समय 7:30 बज रहा है, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि भारत में ग्रीनविच का समय इतना है इसीलिए, ठीक है। ये उल्टा हो गया। तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। ये भी सवाल कभी पूछा जाता है, 1 डिग्री में कितना, 1 डिग्री में कितना मिनट का समय लेता है पार करने में? तो वो है 4 मिनट का। नेक्स्ट है, फिर से आ गया है टाइम जोन। क्षेत्र में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। क्लास 6 का किताब जो है ज्योग्राफी का, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे मैं कहूँ ये चीज़ कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, ग्लोब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है? ये मानक रेखा है, सॉरी मानक रेखा नहीं, मतलब देशांतर रेखा, ठीक है। ये क्या है? मानक रेखा है।
फिर वही बात कह रहा हूँ मैं, मैनाको रेखा कि ये देशांतर रेखा कहूँगा। ये क्या है? देशांतर रेखा है। ठीक है। तो कोई कोई देशों का देखेंगे कि आप कि देशांतरीय विस्तार अधिक है। देशांतरीय विस्तार अधिक है कहने का मतलब ये है कि कुछ देश इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कि देशांतरीय विस्तार में कितना ज़्यादा ले रहा है ना। तो ये देशांतरीय विस्तार में ज़्यादा फैला हुआ है। कोई देश देखेंगे कि ऐसा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है। ये देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार ऐसा होता है, ये ज़्यादा अक्षांशीय में फैला हुआ है। लेकिन ये देश देखेंगे कि देशांतरीय ज़्यादा विस्तार में फैला हुआ है, और देशांतरीय ही जो है वो क्या करता है, समय को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे देखेंगे कि अलग से ज़्यादा इसे टाइम जोन रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे रूस उसी में से शामिल है, जहाँ पे 11 टाइम जोन है। कहाँ पे? रूस में 11 टाइम जोन है, क्योंकि उनका उसका देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये है देशांतरीय विस्तार ज़्यादा जिसका है, और इसमें देखेंगे कि ये वाला अगर इस तरह से देश फैला हुआ है तो इसको कहेंगे कि अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है। तो अक्षांशीय विस्तार से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, समय की तुलना बात कर रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पर अगर देशांतरीय विस्तार किसी देश का ज़्यादा है तो उसे टाइम जोन एक से ज़्यादा रखना पड़ता है, कोई कोई तो 10, 11, 12 भी रखना पड़ता है। तो रूस का देखेंगे 11 टाइम जोन है। ठीक है। या ये क्लास 6 का किताब में दिया हुआ है NCERT के बुक में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये पॉइंट सही है। दूसरा नंबर, क्योंकि आप देखेंगे कि कुल कितना टोटल कितना है इधर 360। ठीक है। 360 डिग्री पूरा कवर करता है ये हमारा। तो इसमें से देखेंगे कि ये पूरे को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पूरे ग्लोब पर देखेंगे तो ये 24 समय क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। प्रत्येक समय क्षेत्र, एक जो समय क्षेत्र है वो 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो बात सही है। अगर इसको हम 24 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, तो 24 से डिवाइड करें तो क्या निकलेगा? 24 से कम 24 और 2 1 और 0, 24 पचे 120, तो ये 15 डिग्री निकल जाएगा। 360 डिग्री को जब 24 समय क्षेत्रों से डिवाइड करेंगे तो 15 निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो यही बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों कथन सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है सवाल है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों को सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। दूसरा है बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, बाह्यमंडल, वायुमंडल। ठीक है। तो इस तरीके से है, आप देख लेंगे इसको, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है। इसका हम सीधे आंसर पे आते हैं कि क्या होना चाहिए। पृथ्वी की सतह से शुरू करके, सतह मतलब सरफेस जो है हमारा, वहाँ से शुरू करके, तो आप सरफेस से शुरू करें तो कहीं तो बहिर्मंडल तो आएगा नहीं, है ना। कहीं तो बहिर्मंडल आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 तो कभी नहीं होगा। मध्यमंडल से शुरू करेंगे नहीं, समताप मंडल से शुरू नहीं करेंगे आप। ठीक है। किससे शुरू करेंगे? क्षोभमंडल से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सारी मौसमी घटनाएं जो घटती हैं जिसमें लोग रहते हैं वो क्षोभमंडल है। उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। आसान सा ऑप्शन था। नेक्स्ट है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों से किस कारण से होती हैं? ऋतु जो परिवर्तन होता है वो किस कारण से होती हैं? ऑप्शन है कि मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं इसलिए, क्या पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, या फिर पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण अवमंडल बनता है, या फिर पृथ्वी का अक्ष अपने कच्चे सतह से 46.5 डिग्री का कोण बनाता है? क्या कारण है जो ऋतु परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी का परिक्रमण और साथ साथ में एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना जो 47 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। सवाल पूछा गया कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। तो ये आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है ना। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, कितना परसेंट? 78%। कितना है? 78% है। जबकि बात करें हम
ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है आपका 0.93%। ठीक है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीजन नहीं है ये, ऑक्सीजन नहीं, ये ऑक्सीजन तो 21% है ना, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जबकि हीलियम का जो मात्रा है बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो यहाँ पे अगर इसका एक्यूरेट डेटा बताया जाए तो 0.0000 कुछ होगा, हाँ ठीक है, 524, ठीक है, इतना परसेंट है। तो ये ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 21% हो जाएगा। नाइट्रोजन तो देखेंगे यहाँ पर कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के कितने हो जा रहे हैं, 99% हो जा रहे हैं, और बाकी सभी गैस मिलाकर के 1% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लेब्राडोर एक गर्म जल धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो आप क्लास 7 का बुक में देखेंगे तो जो थर्ड पॉइंट दिख रहा है आपको कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी पहला ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। यहाँ पे तो देखेंगे कि पहला ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। और लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है, ये गलत है। लेब्राडोर देखेंगे कि ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी गलत है, बाकी ए और सी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, हिमोद, लोयस, तटबंध या फिर समुद्री गुफा। चलिए बताइए, सब कमेंट कर बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिमोड। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे, हिमोड इसको कर लीजिए, हिमोड होगा। ठीक है, तो हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, हिमोड कहा जाता है। नेक्स्ट है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ऑप्शन है ए, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती हैं, जबकि इसे टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो बताना है आपको इस तरह के जो डिफिनेशन दिए हुए हैं वो किस वन के उदाहरण हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती हैं, और दूसरा है इसे टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, शीतोष्ण पर्णपाती वन कहेंगे, या फिर शंकुधारी वन कहेंगे, भूमध्य सागरीय वनस्पति कहेंगे, या फिर शीतोष्ण घास स्थल कहेंगे। तो देखिए भूमध्य सागरीय तो होगा नहीं, क्योंकि ये भूमध्य सागर के बारे में तो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा की तो बात हो नहीं रही है ना, तो ये तो होगा नहीं। बाकी यहाँ देखेंगे कि शीतोष्ण पर्णपाती वन जो पत्ते गिरा देते हैं एक बार, तो ये भी यहाँ पे गलत दिख रहा है। ठीक है, अब बच गया मेरे पास शीतोष्ण घास स्थल और ये शंकुधारी वन। तो शीतोष्ण कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये देखेंगे कि कुछ इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शंकुधारी वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2 सही हो जाएगा, शंकुधारी वन। ठीक है, और शंकुधारी वन जो है वो आपको कहाँ का देखने को मिलेगा, किस किस राज्य देश में, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ आपको एशिया में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एशिया, कनाडा में देखने को मिलेगा, यूरोप में भी देखने को मिलेगा शंकुधारी वन। ठीक है, 300 क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे शंकुधारी वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान रखना है, इस तरह के वन का उदाहरण है तो आपको बताना है शंकुधारी वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। नहीं पूछा है, तुम लोग पहले चेक करेंगे कि कौन सा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है।
ठीक है, कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, तो ये पॉइंट सही है। कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के आसपास देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट है डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, तो ये भी पॉइंट सही है। नेक्स्ट है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, तो यहाँ भी ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और अंतिम पॉइंट है कि मैदानी क्षेत्र में ऑक्स बो लेक यानी कि चाप झील चिन्हित है, तो ये पॉइंट गलत है बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे इसके आसपास का जो है वो जो झीलें हैं इस तरीके का चाप झील वो नदारत है बिल्कुल। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। क्या कारण है कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका, यहाँ पे एक्चुअली में क्या है ना, नमक की मात्रा अधिक की वजह से सघन बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग तैर सकते हैं आसानी से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 11 नंबर, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग्य है। भूमि उपयोग से आशय मतलब ये है कि सिर्फ हम भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा है कि भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है कि उसका स्थल कैसा है ना। जैसे हो गया समतल मैदान है, उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है ना, घाटी है। तो क्या इससे निर्धारित होता है कि भूमि का उपयोग कैसे करना है या होता है? तो यह बताना है कि गलत है, बी सही है। ऑप्शन देकर आपको चूज करना है कि कौन सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है, तो ये पॉइंट गलत है। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए तो उपयोग कर सकते हैं, है ना, कृषि और वन के लिए थोड़ी कर सकते हैं, रहने के लिए भी कर सकते हैं, कुछ उद्योग धंधा भी लगा सकते हैं, तो ये पहला पॉइंट गलत है। और दूसरा है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है, तो ये बात सही है कि जैसा स्थलाकृति होगा भूमि का उपयोग वैसे ही किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर, 11 12। ठीक है, सवाल है रक्षक मेखलाएँ मदद करती हैं मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण को संरक्षण में। सवाल है कि रक्षक मेखलाएँ मदद करती हैं, किससे मदद करती है रक्षक मेखलाएँ, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में रक्षक मेखलाएँ मदद करती हैं। ठीक है, यह अवनलिकाओं को बनने से रोकना और मृदा क्षय को बचाने में मदद करती है रक्षक मेखलाएँ। ठीक है, अच्छा ये रक्षक मेखलाएँ होती क्या हैं? तो ये रक्षक मेखलाएँ खेतों के किनारे पवन की दिशा में समकोण पर पंक्तियों में वृक्ष तथा झाड़ी लगाकर वन द्वारा होने वाले अपरदन को रोका जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि रक्षक मेखलाएँ क्या हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु या फिर ऊंचावच? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, समय। समय ही निर्धारित करता है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कितनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन, वास्तविक संसाधन और संभाव संसाधन। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर शायद 2 या 3 से लिया गया है। ठीक है, लेकिन क्लास 10th का ही है ये। ठीक है, तो बताना है आपको सही इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे कि वितरण के आधार पर जो संसाधनों को जो वर्गीकृत किया गया है वो किया गया है वास्तविक संसाधन और संभाव संसाधन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ठीक है, वितरण के आधार पर पूछा जाए तो संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभाव संसाधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को
भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 गुरु अंगद हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुरु अंगद। ठीक है, अच्छा ये गुरुमुखी है क्या? ये गुरुमुखी है क्या? गुरुमुखी एक लिपि है, वह लिपि है जिसमें सिखों को या फिर सिखों का धर्म ग्रंथ, जिसमें ग्रंथ साहब लिखा हुआ है। और बात करें हम गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी जो थे, गुरु नानक देव जी की पदों के लिए गुरुमुखी लिपि को स्वीकार किया और ब्राह्मी से निकली थी और पंजाब में उनके समय में प्रचलित थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? ये बताना है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? नागपुर, मदुरै, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरै, दिल्ली, सूरत, मद्रास या फिर कलकत्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म के इसलिए रूप में बुद्ध उपस्थिति कुछ एक प्रतीकों का उपयोग करते हैं वे मूर्तियों में दिखाई गई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, सिर्फ ये होगा, यहाँ पे इस होगा। ठीक है ना, चलिए क्या है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध उपस्थिति कुछ एक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई हैं। बी नंबर में महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्ध अस्तित्व में विश्वास समाहित हुआ। बताना है कौन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का कथन क्या है, सही है। ठीक है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध उपस्थिति कुछ एक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों को दिखाई गई हैं, सही है। और साथ में महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्त्व में विश्वास समाहित हुआ, यही पॉइंट सही है। यानी कि यहाँ पे दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर में है महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में ए और बी का तुम विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए प्रयुक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी नंबर में है कि महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे महलवारी और रैयतवारी के बारे में बताना है कि दोनों कथन कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। ठीक है, और बी भी सही है कि महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए प्रयुक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी, ये बात सही है। जबकि महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, ये भी बात सही है। जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों सही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्था के बीच अंतर को से स्पष्ट करते हैं, तो ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है ईदगाह, दरगाह, गुल्फ रोसा या फिर खानका। सूफी संत के जो मकबरे होते थे उसे हम लोग किस नाम से जानते थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दरगाह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, दरगाह। सूफी संत के मकबरे को क्या जाना जाता था, किस नाम से, दरगाह के नाम से। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा किया गया था? बसवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा या फिर रामानुज द्वारा। तो वो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 आचार्य रामानुज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं?
सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुन कर आते हैं और कार्य संभालते हैं? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा का सदस्य। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे सरपंच चुन करके आते हैं, ठीक है, और वार्ड के सदस्य चुन करके आते हैं, जो कि सचिव तो सरकार के द्वारा चुन के आते हैं, तो ये गलत होगा। ग्राम सभा के तो कुछ सदस्य होते हैं, तो कोई भी सदस्य हो सकता है, तो ये भी गलत है। यानी कि ए और बी चुन करके आते हैं और कार्य संभालते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखापाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? बताना है कि जो पटवारी या लेखापाल होता है, जो अकाउंटेंट होते हैं, उसका काम क्या है? भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवाद को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, या फिर सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव को रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, ये इसका काम है। नेक्स्ट है 23 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड परिषदों की समितियां बनाती हैं। और तीसरा ऑप्शन है वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका गायब है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में क्या था मैं बता देता हूँ। तो इसका फोर्थ जो ऑप्शन है वो है आपका नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है, ये फोर्थ ऑप्शन में था। ठीक है, ये टाइपिंग में छूट गया है, तो इसका सही स्थान में बताना है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है स्थानीय शहरी प्रशासन कार्य के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 1 नहीं होगा एक्चुअली में, यहाँ पे 4 होगा, जो ऑप्शन छूटा हुआ है वही ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो सही आंसर है वही यही है, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। ये स्थानीय शहरी प्रशासन का कार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर में, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, दादन जो व्यवस्था था, इसके अंतर्गत जो व्यापार किया जाता था, वो इसका जो होगा आंसर वो होगा ये कि सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। यही था दादन व्यवस्था। ठीक है, दादन व्यवस्था में एक चीज़ होता था कि सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी और तैयार कपड़े बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। ये था दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सेकेंड लास्ट है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में से किसमें अपील कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, जांच न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय। ठीक है, और अगर उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया जो मतलब जो फैसले हैं, अगर वो भी आपको अगर नहीं समझ में आया, असंतुष्ट हैं आप उस फैसले से, तो आप फिर उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर सही है। नेक्स्ट है 26 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन पठन करना है आपको। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए कथनों में भारतीय राज्य के अर्थ का प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प का चयन करना है कि भारतीय नौकरशाही के बारे में बात हो रहा है, कोई भी राज्य सरकार के बारे में बात हो रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात हो रहा है, या फिर भारतीय केंद्रीय सरकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बताना है आपको कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि बात हो रहा है क्या, सत्ता का दुरुपयोग के बारे में, है ना। सत्ता का दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथनों भारतीय राज्य के अर्थों को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन करना है, तो ये यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौकरशाही। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भारतीय नौकरशाही। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।